रणजीत, नमस्ते साहब। अरे क्या सोचा आपने? कुछ सोचा तो होगा। क्या सोचूं साहब, मेरी तो तकदीर ही फूटी हुई है। अरे रंजीत, ऐसा करने से काम कैसा चलेगा? देखो, तुम हमारा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारा काम करेगा। क्या करूं साहब, आप ही बताइए। अरे रंजीत, रोने से और डरने से कुछ काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, है कि नहीं? देखो, तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ, बराबर? देखो, एक काम करो, आपके पास कौड़ी तो होगा। अरे बात क्या करता है? देखो, तुम्हारे धर्म पत्नी का दागिना तो होगा। अरे कुछ तो कुछ करना ही होगा। कुछ भी पता नहीं साहब। देखो, तुम एक काम करो, अपने धर्म पत्नी के पास जाओ और दागिने का कुछ न कुछ बंदोबस्त करो। मैं हाँ इधर खड़ा है, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा कर रहेगा। मेरी सुनो तो तुम बच जाओगे, अगर नहीं सुनेगे तो गया 12 के भाव में। देखो, जमीन तो जाएगी, लेकिन कंपनी के आदमी तुम्हें अंदर कर लेंगे। वो जो सिपाही आया था ना, वो बहुत बदमाश है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अरे हम आए ना, कोई डरने की जरूरत नहीं। जाओ जाओ, मैं खड़ा, जाओ। कुछ करता हूँ साहब, कुछ करता हूँ। मालकिन जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। तुमने तो बहुत अच्छा तमाचा मारा मेरे मुंह पे। हाँ, उस रंजीत का काम तुमने विश्वनाथ बाबू से करवा ही लिया, और मेरा मेरा काम धरा का धरा रह गया। मालकिन जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इंसानियत के बीच में मैं व्यापार को नहीं जोड़ सकता हूँ। मालकिन जी, मैं आपके काम के लिए विश्वनाथ बाबू के पास नहीं गया था। सिर्फ मैं रंजीत बाबू के काम के लिए विश्वनाथ बाबू के पास मैंने विनती की, जो कि उस बात को उन्होंने हाँ कर दिया और कचहरी ने भी मान लिया। बहुत अच्छी बात है, पर मेरा काम का क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें सुझाव दी थी, उसका क्या किया तुमने? मालकिन जी, इस बारे में जो करना है वो आप ही कीजिए। और हाँ, एक बात और है, कचहरी ने यह भी कहा है कि जिन जिन किसानों ने अनजाने में आपके कागजातों पर अंगूठे लगाए हैं, उनकी जमीन उन्हें वापस मिलेगी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये काम भी विश्वनाथ बाबू ने ही किया होगा। जी हाँ। मतलब कि ये हुआ कि हमारे ही परिवार पे तमाचा। वो जो कहते हैं ना, किसी का पौषमाश और किसी का सर्वनाश। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरा सर्वनाश करके तुम्हें क्या फायदा मिला? आप फिर से गलत समझ रही है मालकिन जी। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ जो मैं आपका सर्वनाश करूँ। मैं तो सिर्फ रंजीत बाबू का जीवन बचाने के लिए सब किया। मालकिन, मैं एक छोटा आदमी हूँ, कचहरी के बारे में मुझे क्या मालूम। कचहरी ने यह निर्णय दिया है, उसके लिए मैं उसका बहुत आभारी हूँ। कचहरी के इस निर्णय से कितने गांव वालों की उनकी जमीन उन्हें वापस मिल जाएगी। इसके लिए मैं विश्वनाथ बाबूजी का मैं लाख लाख प्रणाम, उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नुकसान का क्या होगा? भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है और भी देगा। अभी आप अनुमति दीजिए, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, वो खुद उस खड्डे में गिरने की संभावना होती है। आज तुम्हारी तो जीत हो गई, पर वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। जाओ। अरे रंजीत,
क्या सोचा आपने? अरे कुछ सोचा तो होगा। साहब जी, जो भी कुछ बचा हुआ था वो साहूकार के पास गिरवी रखा हुआ है। अरे वो सब बराबर है रे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अरे हम डरने की कोई बात नहीं, कचहरी का मामला है। क्या सोचता है? अरे कुछ ना कुछ करो, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देख, कल सुबह तक टाइम है, कुछ सोचो। सुबह चली जाएगी, तू चला जाएगा। ठीक है? फिर नहीं मानते तो मैं चला जाता हूं। लेकिन रंजिते, बहुत पछताएगा तू, देख। तू चिंता मत कर रंजित। देख, नितिन साहब का आदमी आज ना कचहरी से आने वाला है। तेरे को डराएगा, धमकाएगा, अंगूठा लगाने के लिए कहेगा, लेकिन तू डरना मत। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे हम लोग। उनके सिपाही लोग हो सकते हैं, कितना भी तुझे डराए धमकाए, लेकिन नहीं, ये जमीन तेरी है, तेरी ही रहेगी। तुझे कोई भी कितना डराए, तेरे से छीन नहीं सकता है। मैंने पैसा तो लिया है, लेकिन कैसे वापस करूं? देखो, तुम्हारा मामला इतना उलझा हुआ नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सके। मुझे मालूम है एडवोकेट विश्वनाथ दत्त ने आपका काम करने में इनकार कर दिया है। आपका भाई, उन्होंने भी ये काम करने में नाकाम रहे। इसका मतलब ये है कि इतनी कठिन काम में ये लोग उलझना नहीं चाहते, जबकि वो लोग आपके सगे हैं। ये उनकी आपका साथ देना उनका फर्ज बनता है, जबकि उन लोगों को मालूम है जो आप गलत कुछ नहीं कर रही हो। इस मामले में ईस्ट इंडिया का कानून आपके साथ है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून जब हमारे साथ है तो ये सब क्यों हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि ये जमीन मेरी है। शांति शांति शांति, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कैसे शांत रहूं? मेरे दिल में क्या हो रहा है ये मैं किसी को नहीं बता सकती। एक तो वो मेरे पति, उनको तो ये सब मैटर में कोई लेना देना नहीं। वो तो बस अपने अहंकार में जीते हैं। वो छोटे लोग, अछूत लोग, बस उनसे दूर रहना चाहते हैं। और मेरा भाई, मेरा सगा भाई, वो भी मुझे कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? पता है? पता है क्यों? क्योंकि वो उस विश्वनाथ दत्त का घनिष्ठ मित्र जो है। और विश्वनाथ दत्त, उनको तो मैं क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। धर्मात्मा कहूं, महात्मा कहूं या फिर परमात्मा। उनका आदर्श, उनका नीति, ये सब की वजह से उन्हें मेरी मदद करने के लिए वो बिल्कुल आग्रह नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आइए बैठते हैं। लॉर्ड कार्सन से मैं बात करूंगा। आपको लगता है कि मेरा काम हो जाएगा? जरूर होगा। अच्छा, आपकी बात अगर मान भी लूं तो इस काम के लिए विश्वनाथ दत्त की तो जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन मैंने सुना है कि कचहरी में जो जमीन के कानून बनाए गए हैं उसमें विश्वनाथ दत्त का अहम भूमिका है उसे अमन करने के लिए। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो उनके बिना आप ये काम कैसे कर सकते हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा था कि विश्वनाथ दत्त के बिना ये काम होगा नहीं। हाँ, ये काम करने के लिए जो जरूरी है वो आप ही कर सकती हो। क्या मतलब? कुछ पैसा खर्च कर सकती हैं। जितना लगे उतना करूंगी। ज्यादा खर्च नहीं लगेगा, खाली आपको सिर्फ इतना करना है, 1 हफ्ते के लिए विश्वनाथ दत्त को माँ के साथ काशी भेजना है। उससे क्या हासिल होगा? उससे ये होगा, वो जब 1 हफ्ता कचहरी में नहीं रहेंगे तब हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी बात तो मुझे समझ आ रही है, मगर विश्वनाथ दत्त को उनके माता के साथ काशी भेजना कोई संभव कार्य नहीं है। अगर करना भी होगा तो ये काम मैं कैसे करूं? जितना भी असंभव हो वो तो आपको करना ही होगा, क्योंकि जमीन तो आपको चाहिए। लेकिन कैसे मैं भेजूं इन दोनों को काशी में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं एक आपको रास्ता बताता हूँ। आपको तो पता ही है कि विश्वनाथ दत्त की 2 लड़कियां पहले ही गुजर चुकी हैं। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। फिर से 2 लड़कियां हुई है, वो अभी छोटी है। हाँ, 4 कन्या संतान के बाद एक पुत्र संतान की इच्छा तो होती है ना? हाँ। आपको इसी का फायदा उठाना चाहिए। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब बता देता हूँ। एक पुत्र संतान पाने के लिए सारे विश्व के लोग शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा अगर घर में ही बैठे बैठे होते हैं तो लोग क्यों काशी जाते हैं, क्यों 4 धाम जाते हैं? इतना तो मानोगी, कुछ तो फायदा होगा ही ना। कितना भी नास्तिक हो, घर में बैठ के कभी भी ये आराधना नहीं हो सकती है। उनको 4 धाम या काशी जाना ही पड़ता है। हाँ। और एक बात ध्यान में रखो, पुत्र संतान की इच्छा सिर्फ विश्वनाथ दत्त की नहीं है, माताजी की भी है। अगर ये बात माताजी को मना लिया तो समझो आपका काम हो गया। आपने जो कहा वो सुझाव तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मैं सोच रही हूँ कि माताजी को मनाना इतना आसान नहीं है। वो बहुत बुद्धिमती और तेजस्विनी महिला है। अगर वो किसी भी तरह समझ जाए कि ये हमारी चाल थी तो बस जो भी बचा कुचा हमारा रिश्ता है उनके साथ वो भी खत्म हो जाएगा। अब तो बस ऐसे ही हंस देते हैं जब मिलते हैं, लेकिन इसके बाद तो कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा हमारे साथ। आप बेकार ही डर रही हो, ना ही आपके साथ रिश्ता खराब होगा और ना ही आपके काम में कोई अड़चन आएगी। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? मैं इसीलिए बोलता हूँ, आज के दिन में माताजी की मानसिक स्थिति मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माताजी ऊपर से जितना ही सख्त दिखती हैं, लेकिन अंदर से नरम है। उनके मन में पुत्र संतान की उतनी इच्छा है जितनी इच्छा विश्वनाथ जी की है। हाँ, ये बात तो सही है। मैंने भी देखा है कि माताजी सुबह शाम शायद दोपहर में भी हमेशा पूजा पाठ करती रहती है, और जब भी पूजा पाठ करती है तो उनका जो इष्ट देव है वो शिव जी ही है। आप खुद ही समझ लीजिए कि इतना सख्त महिला पूजा पाठ क्यों करे। पूजा पाठ तो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है,
हमारे बाप दादाओं ने भी की है, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे। उससे इसका कोई संबंध नहीं लगता है मुझे। संबंध है। वही तो जानना चाहती हूँ मैं, समझाइए जरा मुझे। माताजी की उम्र कितनी है? ये कोई 75-80 साल की तो होगी। और कितना दिन और रहेंगी? ये 5-10 साल, इससे भी कम हो सकता है। यही तो बात है ना। क्या बात है? क्या विश्वनाथ दत्त अपनी माताजी की अंतिम इच्छा के लिए काशी नहीं जाएंगे? आपके बात में तो बहुत दम है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि विश्वनाथ दत्त जब 1 हफ्ते के लिए कचहरी नहीं जाएंगे तो वो अपना सारा काम अपने परम मित्र को ही सौंप कर जाएंगे, और वो मेरे भाई हैं। मैं अपने भाई का क्या करूं? वो तो नीतिवत्ता, आदर्श, एकदम न्याय लेकर ही चलते हैं, और विश्वनाथ दत्त उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो भाई को मैं कैसे संभालूं? मेरे भाई को अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है, उन्हें तो बस फिक्र है अपने नीतिमत्ता की, आदर्शवादी की, और उस विश्वनाथ दत्त की। वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपके भाई को आप ही को संभालना होगा। मगर वो कैसे? मैं कैसे करूं? जैसे माताजी और विश्वनाथ दत्त को एक ही कमजोरी है, और वो है पुत्र संतान की। बिल्कुल इसी तरह आपके भाई का भी कुछ तो कमजोरी होगी। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होगा, ढूंढ निकालिए, देखिए आपका काम हो जाएगा। ये तो आपने बहुत मुसीबत में डाल दी मुझे। आखिर ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कचहरी के काम तो हम कर ही लेंगे। कचहरी का जो काम, दस्तावेज संभालना, उसकी तैयारी करना, वो तो हम कर ही लेंगे। लेकिन कचहरी का काम में टांग अड़ाने वाला आपका भाई साहब, विश्वनाथ दत्त और भी वगैरह वगैरह कोई भी होंगे, उनको आप ही को संभालना होगा। यही तो बात है ना, ये सब काम मैं कैसे करूं? आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम आपने मुझे ही सौंपा। आप जो समझती हैं ऐसा नहीं है। आपके भाई साहब की एक आदत मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या? आपके भाई रोज कचहरी से निकलने के बाद घोड़े के मैदान के बाहर टा है। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो खुद ही जाके परख लीजिए। हाँ? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसके आगे क्या करना होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ी लिखी है, समझदार है, अब समझ गई ना? समझ तो रही हूँ, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं है। एक यही रास्ता है जो आपको जमीन दिला सकता है। ठीक है, तब मैं आज से ही काम पे लग जाती हूँ। सबसे पहले विश्वनाथ दत्त और उनकी माता श्री को काशी भिजवा देती हूँ, और मेरे प्रिय भाई को घोड़े के मैदान में व्यस्त कर देती हूँ। वो कचहरी तो जाएगा,
पर आधा दिन में ही वो कचहरी से वापस घोड़े की मैदान में दौड़ लगाएगा। तो बाकी काम हम करेंगे।